हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेमा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे देख लीजिए। मैथ के प्रैक्टिस सेट 15 डाले जा चुके हैं। रीजनिंग के 6 प्रैक्टिस सेट अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। आगे भी आपके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए, दे रखा है कार का संबंध ड्राइवर से, तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है कार को चलाने वाला कौन होता है, ड्राइवर। हवाई जहाज को चलाने वाला कौन होगा इनमें से, कैप्टन, एयर होस्टेस, पायलट या फिर कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, पायलट। ठीक है, तो हवाई जहाज को चलाने वाला कौन होता है, पायलट होता है। जबकि खाली जहाज को चलाने वाला कौन होता है, जो पानी वाला जहाज चलाने वाला कौन होता है, उसको बोलते हैं कैप्टन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। ठीक है, जो संबंध इन दोनों में है उसी प्रकार इसका संबंध इससे निकालना है। तो देखिए क्या संबंध बनाया गया है इसमें। देखिए, पहली जो आकृति है उसका आधा भाग घेरा गया है। ठीक है, आधा भाग को डार्क किया गया है, और दूसरी आकृति का 1/4 यानी 1/4 भाग को डार्क किया गया है। वही लॉजिक इसमें लगाते हैं। पहली आकृति का आधा भाग यानी ये आकृति जो होगी वो आधी घिरी हुई होगी, जो कि इसमें है और इसमें। ये देखिए, ऊपर आकृति आई, चूंकि ये सामने आया है तो ये भी सामने आई, तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर। तो जो भी ये वाली जो आकृति है वो आपके यहाँ आनी चाहिए पहले, ऊपर बाईं तरफ। तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं, जो दूसरी आकृति का 1/4 भाग डार्क किया गया है, तो इसका भी 1/4 भाग को डार्क किया जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन डार्क किया जाएगा, जो कि आपका इस साइड में आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है इन दोनों में, तो इन दोनों में आपका ये वाला ऑप्शन फिट बैठ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर भी क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रश्न के स्थान पर कौन सा पद आएगा। गेम 26, ये 32 दे रखा है, ये 36 और ये आपका KEQI 42 और LGRK 48। नेक्स्ट संख्या क्या आएगी ये आपको बताना है। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। देखिए, इन ये जो आपके लेटर हैं इनका जोड़ आपको यहाँ दे रखा है, इनका ये लेटर का जोड़ यहाँ दे रखा है। तो या तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए। देखिए, जी के बाद में क्या है आपका H, यानी +1 हुआ है। फिर आपका I के बाद में K। ठीक है, यानी कि +2 हुआ है। तो L के बाद में क्या आएगा, +1। यानी पहला जो लेटर आएगा वो आपका M आएगा, जो कि आपका सब में ही दिया हुआ है। दूसरा चेक करिए, ए के बाद में कितना है C, यानी कि +2। और D के बाद में कितना है E, यानी कि +1। तो आगे क्या आएगा, L के G के बाद में +2 आएगा। तो G+2 कितना होता है I, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है, इन दोनों में नहीं दिया है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब चेक करते हैं तीसरा लेटर M के बाद में क्या है N, यानी +1 हुआ है। O के बाद में क्या हुआ है Q, यानी कि +2। अब आगे क्या होगा, +1 होगा। तो R+1 क्या होता है S, जो कि आपका इसमें दिया रखा है। इसमें T दे रखा है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो इसको आपको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि इस एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से अलग है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 209, 231, 247 और 253। देखिए कैसे अलग है, इसमें कौन सा विकल्प अलग है वो चेक करना है। तो देखिए, जब हम 209 को चेक करते हैं तो ये संख्या 11 से विभाजित है, ये संख्या भी 11 से विभाजित है, ये भी विभाजित है 11 से। ठीक है, जबकि ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं है। यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। इस तरह के जब सवाल होते हैं उसमें कई तरीके होते हैं चेक करने के। ठीक है, जैसे विषम संख्या चेक कर सकते हो, या फिर अभाज्य संख्या चेक कर सकते हो, या फिर आप किसी की डिविजिबिलिटी पे आधारित चेक कर सकते हो। जैसे इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन, इसमें दे रखा है 11 की विभाज्यता का नियम पे आधारित क्वेश्चन। तो जो संख्या ये 3 है ये आपकी 11 से विभाजित है,
बाकी ये 3 11 से विभाजित नहीं है। तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से भिन्न ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, FGH ABC UVW और CG, इसमें भिन्न कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए FGH तीनों क्रम से है, ABC भी क्रम से है और UVW भी क्रम से लगा हुआ है, जबकि जो CG है ये आपका क्रम से लगा हुआ नहीं है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका अन्य 3 से भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक कुट भाषा में टेबल को इस तरह से लिखा जाता है, चेयर को इस तरह से लिखा जाता है, तो बेंच को किस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर। चेक कर लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है। देखिए टी के बाद में क्या आया, टी की जगह पे आया वी, यानी कि प्लस के 2 हुआ है। ए की जगह पे क्या है, ई, यानी कि नेक्स्ट बबल। ठीक है, यानी ए के बाद में जो स्वर आता है वो कौन सा आता है, ई आता है। बी में क्या हुआ है, प्लस के 2 हुआ है। एल में प्लस के 2 हुआ है। और ई के बाद में क्या है आपका आई, यानी कि नेक्स्ट वॉवल। यानी कि लॉजिक इसमें क्या लग रहा है, यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस के 2 हो रहा है और जो वॉवेल है उनमें नेक्स्ट वॉवेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वही लॉजिक आपका इसमें लग रहा है। तो इसके आधार पर इसका क्या कोड बन जाएगा, तो बी प्लस 2 डी, ई की जगह पे आई आ जाएगा, एन की जगह पे पी, सी की जगह पे ई और एच की जगह पे जे, यानी कि डी आई पी ई जे। डी आई पी ई जे कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर पूर्व की ओर 40 मीटर तक जाता है। आपको पता है ये दिशाएं, ये पूर्व होता है, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो उत्तर पूर्व कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्लियर। तो 40 मीटर जाता है उत्तर पूर्व की ओर, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, निकलता है 30 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर 40 मीटर जाता है, यानी अब कहाँ जाएगा, आप इसके सीध में आ जाएगा। इसके बाद में फिर वो बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। जब वो बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है तो इस तरह से जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 है, ये 40 है, ये भी 40 है। क्योंकि यहाँ से 60 जा रहा है तो ये कितना बचेगा, 30 बचेगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि अब वो अपने घर से कितनी दूर है और किस किस दिशा में, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। दूरी तो 30 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, दिशा कौन सी हो जाएगी, ये पूरब है, दक्षिण है, तो हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब, यानी 30 मीटर दूर दक्षिण पूरब दिशा में। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की माता है और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो इसका अर्थ क्या होगा। देखिए आपको दे रखा है पी स्टार क्यू, ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए बी का पिता है, यानी जो पी है किसका पिता है, तो वो आपका क्यू का पिता है, यानी पी का जेंडर क्लियर होगा कि ये आपका मेल होगा। क्यू एट द रेट आर का मतलब क्या है कि ए बी की बहन है, यानी क्यू आर की बहन है। क्यू किसकी बहन है, तो आर की बहन है। क्लियर। और आर हैशटैग एस का मतलब क्या है, ए हैशटैग बी का मतलब था ए बी की माता है, यानी कि आर एस की माता है। आर किसकी माता है, तो आर एस की माता है। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ से क्या कंफर्म होता है, ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है कि पी एस का पिता है, तो क्या पी एस का पिता है, तो नहीं है। पी एस का कौन होगा, पी एस का होगा दादा, सॉरी पी एस का कौन होगा, पी एस का होगा नाना। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखिए पी एस का पुत्र है, तो पी एस का पुत्र भी नहीं है, पिता नहीं है तो पुत्र भी नहीं है। ठीक है, पी एस का दामाद है, क्या पी जो एस का दामाद है, तो नहीं है। पी एस के दादा अथवा नाना है, तो पी एस का दादा अथवा नाना है, क्योंकि ये इसकी माँ है, माँ की ये बहन है, इसका भी ये पिता ही होगा। तो माँ का पिता कौन होता है, नाना होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम अक्षर को छोड़कर 4 भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है, तो बाएं से 18वें अक्षर क्या होगा। बाएं से 18वां अक्षर निकालना है।
देखते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर होते हैं उनमें से पहले को छोड़ दिया यानी ए को छोड़ दिया और जेड को छोड़ दिया, अंतिम को और पहले को छोड़ दिया। बाकी जो 24 लेटर बचे उनको 4 भागों में बांटा गया है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। और चारों भागों को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है, ठीक है, रिवर्स कर दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि जो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा हो, बाएं से 18वां अक्षर कौन सा हो। तो देखिए मैंने पहले से आपको लिख लिया है इसको। तो जो पहला भाग था वो उल्टा कर दिया जाएगा, तो जी शुरुआत होगी GFEDCB, ऐसे ये दूसरा भाग, ये तीसरा है, चौथा। पूछा कौन सा आपसे 18वां लेटर पूछा है, वो भी किस कहाँ से, तो बाएं से। चेक कर लेते हैं, 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 18वां लेटर कौन सा बनेगा बाईं तरफ से, तो बनेगा आपका एन। क्लियर, कौन सा बनेगा, वो आपका एन बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप बना के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 1990 वर्ष का प्रथम दिन सोमवार था तो जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन हो था। पूछा करता है 1 जनवरी का, ठीक है, 1 जनवरी का पूछा, 1 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट कर लेनी है कि जब भी हम अगले साल यानी एक साल से अगले साल में जाते हैं तो एक दिन क्या होता है हमारा जो साल में जुड़ जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे 1 जनवरी को मान लीजिए सोमवार था, तो अगले साल 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, तो मंगलवार पड़ेगा, यदि वो अगले साल जो है जो पिछले साल है वो लीप ईयर नहीं होगी तो। क्लियर, हर साल क्या होता है एक दिन जुड़ जाता है। अब 1990 से लेकर 1998 तक कितने वर्ष हो गए, तो 1990 से लेकर 1998 तक आपके 8 साल हो गए, यानी कि 8 दिन जुड़ जाएंगे 1990 से लेकर 1998 तक। लेकिन 1992 आपका लीप वर्ष पड़ेगा और 1996 भी इसके बीच में लीप वर्ष पड़ेगा, यानी कि एक दिन यहाँ पे और एक दिन यहाँ पे, यानी 2 दिन आपके और जुड़ जाएंगे। क्लियर, इसका मतलब 8 और 2 10 दिन आपके जुड़ जाएंगे। यानी जो सोमवार था पहले दिन, तो उसमें कितने दिन और जुड़ जाएंगे, तो 10 दिन जुड़ जाएंगे। तो सोमवार में 10 दिन जोड़ने का मतलब है 10 में 7 से भाग कर दीजिए, कितना बचेगा 3। तो सोमवार में 3 दिन जोड़ दीजिए। तो जब हम सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सोमवार प्लस 3 दिन यानी कि मंगल, बुध और बृहस्पति यानी कि गुरुवार। यानी कि 1 जनवरी 1998 कौन सा दिन होगा, तो वो होगा आपका गुरुवार। चलिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, बैंगन, भोजन और सब्जी कौन सा आरेख इसमें प्रदर्शित करता है सही तरह से। तो देखिए आपको पता है कि जो बैंगन है वो सब्जी के अंतर्गत आता है, और सब्जी किस में आता है, तो भोजन में आता है। पहले बैंगन का बनेगा, फिर सब्जी का और फिर आपका भोजन का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही है। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, यदि हम प्लस को माइनस से और डिवाइड को क्रॉस के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। देखिए समीकरण दे रखा है आपका 39, 3, 10, 13 और 2, ठीक है। चिन्हों को बदला गया, प्लस को माइनस से और भाग को गुणा से, गुणा को भाग से। तो गुणा की जगह पे कितना आ जाएगा भाग, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस और भाग की जगह पे गुणा। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको बोडमास नियम से। सबसे पहले भाग करेंगे, 13 तिया 39 यानी 13 आ जाएगा, माइनस फिर क्या आएगा, गुणा करते हैं तो 10 को ऐसे रहने दीजिए, 13 दूनी 26, ठीक है। आप क्या करेंगे, प्लस का नंबर आएगा, 26 प्लस 13 39 माइनस के 10 यानी कि 29। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 29। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम स्थानों पर दिखाई देने वाली सभी अक्षर हटा दिए जाएं तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। पूछा कौन सा है, 9वें स्थान पर कौन से हटाने हैं, जो विषम संख्या स्थानों पर आते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9, इनको हटा देना है। तो जब इनको हटा देंगे तो श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होगी, तो सम स्थानों से होगी। यानी कि पहला अक्षर आएगा बी, फिर आएगा आपका डी, फिर एफ, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर एल, फिर एम, ठीक है, सॉरी एम नहीं आएगा, एन आएगा, एल और एम। पूछा कौन सा, नौमा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नौमा कौन सा हो जाएगा, पी, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां पूछा है, 9वां कौन सा बन जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका आई जो है वो आपका गलत लिख गया है, ठीक है। पी के बाद में क्या आता है? आर, तो 9वां अक्षर कौन सा बनेगा? 9वां अक्षर बनेगा आपका आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह, कौन सा अंक आएगा? देखिए ये आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ बताना है आपको कौन सा अंक आएगा। क्या लॉजिक लगाया गया इसमें, चेक कर लेते हैं। 3 और 4 7, यानी इन दोनों को प्लस कर दीजिए और फिर उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 3 और 4 7, 7 में से 1 गया तो 6, 7 और 2 9, 9 में से 8 गया तो 1, ऐसे ही 6 और 5 11, 11 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। अगला प्रश्न देखिए, एक परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है। मान लेते हैं कि जो पुत्री है, देखिए कितने कितने लोग हैं, सबका नाम लिख लेते हैं। पिता है, माता है, पुत्र है और आपका पुत्री है, ठीक है, 4 लोग हैं परिवार में। तो मान लेते हैं जो पुत्री की आयु कितनी है, x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुनी, यानी कि 3x। आगे देखते हैं, पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है, पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, इसका मतलब माता कितनी हो जाएगी 3x माइनस के 9। जो माता की आयु है उसकी आधी कौन की आयु है, तो पुत्र की आयु है, ठीक है, क्लियर। और आगे बोला गया है कि पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र कितना हो जाएगा x प्लस 7, ठीक है, यानी चारों की एज निकल के आ गई। इसमें एक लाइन बोली गई है कि जो पुत्र की आयु है वो माता से आधी है, बस बराबर बराबर रख देंगे। तो देखिए माता की आयु कितनी है 3x माइनस के 9, ये किसके बराबर होगा, पुत्र की आयु के आधे के बराबर, यानी कि x प्लस 7 का 2 गुने के बराबर होगी, ठीक है। ये बराबर बराबर कब होगी, जब हम पुत्र की आयु में डबल कर देंगे तभी तो बराबर बराबर होगा, तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, क्लियर। सॉल्व कर लीजिए, 3x माइनस के 9 बराबर 2x प्लस के 14, 2x में से 3x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा, और 9 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 23। x की वैल्यू कितनी आ गई 23। जब x की वैल्यू 23 है तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, क्योंकि माता की पूछिए क्वेश्चन में, तो 3 गुणा 23 माइनस के 9, यानी 23 दिया 69 माइनस के 9 यानी कि 60। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, माता की उम्र हो जाएगी 60 वर्ष, क्लियर। माता की पूछी थी, माता की उम्र कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, कौन सा आएगा तीसरे स्थान पर आएगा, चेक कर लेते हैं। तो देखिए नोटोरियस, नेचुरल, नेशनल और नोशनल, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो देखिए एन तो सब में कॉमन है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, इसका मतलब पहले और दूसरे नंबर पे इन दोनों में से ही कोई एक आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ओ दे रखा है, यहाँ पे भी ओ दे रखा है, पहले और दूसरे नंबर पे इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो ये दोनों आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें तीसरे स्थान पर चाहिए। अब इन दोनों को चेक करते हैं, तो एन ओ टी तीनों दोनों में कॉमन है। अब टी के बाद में क्या है, यहाँ पे आई आया है, यहाँ पे ओ आया है, आई और ओ में पहले कौन आता है, तो पहले आता है आई, तो इसका मतलब तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा ये, और चौथे स्थान पर कौन सा आएगा फिर ये, क्लियर। लेकिन हमसे तीसरे स्थान पर पूछा है तो हम इनको पहले दूसरे को निकालने की हमें जरूरत नहीं है, सीधे हम तीसरे स्थान का निकाल सकते हैं, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए अक्षरों की सही जल छवि यानी कि वाटर इमेज बतानी है, क्या बनेगी। जब भी वाटर इमेज की बात आती है तो जो प्रतिबिंब लगता है वो इसके नीचे लगता है, ठीक है, और जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात आती है तो दाईं तरफ इसके दर्पण प्रतिबिंब लगाया जाता है, यदि उसने ना दिया हो तो। अब जब भी जल छवि बनेगी तो कोई भी लेटर आपका सीधा नहीं बनेगा, ठीक है, जो सीधा दिखता होगा, सीधा उल्टा एक सा दिखता होगा वो तो सीधा बनेगा, लेकिन जो सीधा उल्टा एक सा नहीं दिखता होगा तो आपके ऑप्शन में वो कोई भी लेटर सीधा नहीं दिखेगा। जैसे देखिए इस वाली लाइन में आपका जो ए सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सीधा नहीं दिखना चाहिए जल छवि के अंदर का, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर। और देखिए यहाँ पे एन सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
और देखिए और कोई दिखाई दे रहा है आपको? देखिए यहाँ पे ए सी तो दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिना कुछ चेक करे आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, ये खुली आकृति है, ये बंद आकृति है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी आकृति इसको बंद करने पर नहीं बनेगी। ठीक है, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि जो भी दो साइड एक दूसरे के विपरीत होती हैं वो बंद आकृति में दिखाई नहीं देगी। बंद आकृति में एक साथ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, एक साथ क्या करेंगे? दिखाई नहीं देगी। क्लियर? यानी जो भी साइड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देती है। क्लियर? इतनी बात याद रखनी है। और जब ये खुली आकृति है इसको बंद कैसे करते हैं? जब भी बंद करेंगे तो इसमें अपोजिट कौन कौन सा बनता है? तो देखिए ये वाली साइड का अपोजिट होता है ये वाला। ठीक है, इस वाली साइड का अपोजिट होता है ये वाला, और इस वाली साइड का अपोजिट जाएगा ये वाला। ठीक है, क्लियर? यानी कि इस वाले के अपोजिट ये वाली साइड होगी, इसके अपोजिट ये होगी और इसके अपोजिट ये होगी। क्लियर? इसका मतलब जो अपोजिट साइड है वो एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। यानी कि वर्ग के विपरीत वर्ग के साथ में ये वाली साइड दिखाई नहीं देनी चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए जब चेक करोगे आप तो आपको इस वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। ठीक है, इसमें 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 दिखाई देगा कि ये जो वर्ग है यानी ये और ये वाली साइड ये वाली ये दोनों एक साथ दिखाई दे रही है, जबकि मैंने बोला कि जो साइड विपरीत होती है एक दूसरे के वो एक साथ दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये वाला जो बना हुआ है बंद आकृति वो नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, आपसे नहीं वाला ही पूछा था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है इस तरह के सवालों में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। सभी महिलाएं फूल हैं। सभी महिलाएं क्या हैं? फूल हैं। ठीक है, सभी फूल तोते होते हैं, तो सभी फूल तोते हैं यानी कि पैरट। क्लियर? निष्कर्ष क्या निकल सकता है इससे? जो सभी महिलाएं तोते हैं, सभी महिलाएं तोते हैं सभी तोते महिला हैं, तो सभी तोते महिलाएं तो नहीं है। इसका मतलब कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है? तो केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, ये भी कथन निष्कर्ष का है। कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है कथन से? वो देखिए, सामान्य रूप में देशवासी आलसी हो गए, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कथन में। वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है। यानी कि यदि कोई देश अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पैदा कर सकता है तो वो आत्मनिर्भर बन जाएगा, लेकिन ऐसा करना क्या है? असंभव है। इसका मतलब इस कथन का ये निष्कर्ष निकलता है, यानी केवल दो निष्कर्ष को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस है रीजनिंग मैथ के प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड किए जा चुके हैं जीडी के लिए, यूथ पब्लिकेशन के और अरिहंत पब्लिकेशन के। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए। और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं दो पब्लिकेशन के, तो उनको देखिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।